जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 54 को करेंगे, ठीक है। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें तथा इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न को देखने से पहले एक सूचना है कि जो है ना 30 तारीख को जो है ना 30 नवंबर को एक ट्विटर महा आंदोलन रखा गया है, ठीक है, जो कि रेलवे के नए वैकेंसी के लिए जो है ना 30 तारीख को नहीं 30 नवंबर को सुबह 10 बजे से यानी कि 10 AM में एक ट्विटर आंदोलन रखा गया, ठीक है ना। इस ट्विटर आंदोलन में सभी लोग भाग लें, ठीक ना। इसमें जो है ना रेलवे का वैकेंसी जो है 2019 के बाद अभी तक नहीं आया है, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि एक ट्विटर आंदोलन किया जाए, तो ट्विटर आंदोलन किया जा रहा है। इसका हैशटैग है आपको हैशटैग मोदी जी रेलवे वैकेंसी दो, ठीक है। तो इस पर सारा लोग ट्वीट करेंगे 30 तारीख को, ठीक है, 30/11/2023 को 10 बजे से। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे, ठीक। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या होती है, ठीक है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी, ठीक है। सबसे पहले तो एंट्रोपी समझिए, एंट्रोपी क्या है, ठीक है। एंट्रोपी क्या है कि यह वैसा ऊर्जा है, ये वैसा ऊर्जा का परिणाम है जो कि यांत्रिक ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। एंट्रोपी क्या होता है, ये जो है आपको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता है, ठीक। अब देखिए जब जो होता है ब्रह्मांड का एंट्रोपी जो होता है, ब्रह्मांड का एंट्रोपी आपको होता है न्यूनतम, ठीक ना। पूछे अगर ब्रह्मांड का एंट्रोपी क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा। अब पूछेगा किसी ग्रह का एंट्रोपी क्या होगा, तो किसी ग्रह का एंट्रोपी जो है ना महत्तम होता है, ठीक है। यहाँ हमसे क्या पूछा है, तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या होती है, तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या होगा, न्यूनतम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि गैस द्वारा कार्य किया जाता है तब ताप क्या होगा। देखिए कोई भी चीज़ हम कार्य करेंगे यानी कार्य करने पर क्या होगा, कोई काम कर रहा है तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर का लॉस होगा, यानी ऊर्जा का भी लॉस होगा, टेम्परेचर का क्या होगा, लॉस होगा। यानी लॉस हुआ तो क्या हुआ, उसमें कम हो जाएगा, ताप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा पीतल में से किसका रेखीय प्रसार गुणांक जो है उच्च होता है, ठीक है ना। सबसे पहले आप प्रसार गुणांक को समझिए क्या होता है प्रसार गुणांक। देखिए प्रसार गुणांक क्या हुआ, जैसे हम कोई चीज़ है उसको गर्म करेंगे तो वो फैलेगा, तो वो प्रसार गुणांक कहलाएगा, ठीक ना। अब देखिए प्रसार गुणांक कैसे होता है, प्रसार गुणांक जो है 3 प्रकार का होता है, ठीक ना। देखिए जब इसको हम गर्म करेंगे, जब इसके लंबाई में जब वृद्धि हो जाएगा इसे हम कहेंगे रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक। और रेखीय प्रसार गुणांक को हम अल्फा से नोट करते हैं। जब इसके जो है आपको क्षेत्रफल चौड़ाई में और लंबाई दोनों में होगा परिवर्तन, ये क्या होगा, ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो जाएगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होगा। और जब इसके आयतन में परिवर्तन होगा गर्म करने के बाद तो हो जाएगा आपको आयतन प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से और आयतन प्रसार गुणांक को गामा से डिनोट किया जाता है, ठीक ना। अब पूछ रहा है इसमें से लोहा, तांबा तथा एल्युमिनियम तथा पीतल में किसका रेखीय प्रसार गुणांक अधिक हो, यानी क्या हुआ, इस तीनों पदार्थ में से किसको हम गर्म करेंगे तो ये ज़्यादा इसके लंबाई में वृद्धि होगा, तो ये किसका होगा, तो ये एल्युमिनियम का होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि बोलोमीटर एक यंत्र है जो क्या मापता है। देखिए बोलोमीटर जो है ये आपको मापता है उसमें विकिरण को मापता है बोलोमीटर, ठीक है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ध्वनि की तीव्रता को जो है ना आपको डेसिबल में मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती, किस किस पर निर्भर नहीं करती है। अब देखिए ऑप्शन ए है कि द्रव के ताप पर जो है वाष्पीकरण की दर निर्भर करेगी, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पर है कोई वस्तु यानी कोई द्रव है, ये भी कोई द्रव है, ठीक है। इसमें अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और इसमें 80 डिग्री सेल्सियस है तो इसका जो है वाष्पीकरण तेजी से होगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस वाला का वाष्पीकरण क्या होगा, तेजी से होगा, यानी कि ताप पर निर्भर करेगा, तो ये तो सही हो गया। चलिए अब दूसरा ऑप्शन है कि द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, ठीक। तो देखिए द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि देखिए कोई द्रव है, ठीक, माना कि इसमें भी 1 kg द्रव ही है, कुछ द्रव है इसमें रखा हुआ, और ये गिलास है, ठीक, गिलास में एक द्रव है और एक थाली में द्रव रख दिया गया है, ठीक। थाली में जब हम द्रव को रख देंगे
तो यहाँ पर देखिएगा कि थाली में जो है ना जल्दी ठंडा होता है, ठीक है ना। जल्दी ठंडा होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वाष्पीकरण की दर तेज है थाली में, और गिलास में क्या होता है, यहाँ पर क्षेत्रफल कम है तो इतने दूर ही वाष्पित न होगा। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा क्षेत्रफल, इतना बड़ा क्षेत्रफल में वाष्पित होगा, यानी क्या हुआ, इस पर भी निर्भर किया, द्रव के क्षेत्रफल पर निर्भर किया। अब कह रहा है कि द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर करेगा। देखिए द्रव की संपूर्ण मात्रा पर भी निर्भर नहीं, संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि देखिए जैसे देखिए एक बहुत बड़ा गिलास है, ठीक, कि इस गिलास में पूरे में पानी भरा हुआ है, गर्म पानी, और एक छोटा गिलास है सेम चौड़ाई का, ठीक, इसमें भी पानी भरा हुआ है, ठीक, इसमें जो पानी भरा हुआ है दोनों में, तो देखिएगा दोनों में जो है ना वाष्पीकरण का दर सेम ही होगा, क्योंकि देखिए दोनों का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ये सेम ही है, ठीक ना। इसी कारण से दोनों का क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण दर सेम होगा। यानी इसका मतलब क्या होगा कि संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि इसमें देखिए ज़्यादा है, इसमें कम द्रव है, ठीक ना। फिर भी जो है दोनों का वाष्पीकरण दर सेम है, इसका मतलब हुआ कि वाष्पीकरण के संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा। अब देखिए ऑप्शन डी है बाय दाब पर, ठीक है ना। बाय दाब पर तो निर्भर करता है वाष्पीकरण दर, क्योंकि देखिए जब हम हाइट पर जाते हैं, जैसे हाइट पर जाते हैं किसी, जैसे पहाड़ है, जैसे पहाड़ है, नीचे में जब हम खाना बनाते हैं तो नीचे में खाना बनाने में जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम लगता है, मतलब उससे ज़्यादा टाइम लगता है आपको पहाड़ के चोटी पर बनाने में, यानी कि ऊंचाई पर, ठीक है ना। ऊंचाई पर खाना बनाने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा इसी कारण से हुआ कि जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वायु दाब क्या हो जाता है, आपको घटता है। वायु दाब जब घटता है तो क्वथनांक भी घट जाता है, ठीक ना। क्वथनांक घटता है तो इसका क्या होता है, वाष्पीकरण का दर तेज हो जाती है। यानी क्या हुआ, किस पर निर्भर किया है, यानी वाष्पीकरण के दर पर, वायुमंडलीय दाब पर भी निर्भर करेगा। तो ये हमसे पूछा क्या है कि किस पर निर्भर नहीं करती है, तो नहीं करती है तो द्रव के संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, ठीक है। अभी तुरंत देखे थे कि द्रव के ताप पर निर्भर करती है, करती है, अभी तुरंत देखे थे, क्योंकि देखिए एक गिलास है, ठीक ना, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस का है, इसमें 80 डिग्री का है, तो दोनों का जो है ना अलग अलग वाष्पीकरण का दर होगा, 100 का ज़्यादा होगा और 80 वाला का कम होगा, अभी तुरंत देखे थे। इस पर निर्भर करता है। बी है वायु के ताप पर, हाँ वायु के ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए इसके वायुमंडलीय का ताप कुछ अलग है, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है ना वाष्पीकरण दर तेज हो जाएगा, ठीक ना। तो ये इस पर भी निर्भर करता है। सी है द्रव की खुली सतह क्षेत्र, इस पर तो निर्भर करेगा ही, क्योंकि अभी तुरंत देखे थे कि गिलास में जो है आपको धीरे से ठंडा होगा कोई भी द्रव, ठीक ना, और थाली में जो है तेजी से ठंडा होगा, ठीक, तो निर्भर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकता है। देखिए ब्लैक बॉडी होता है, देखिए कोई काला पिंड है ना, ठीक है, तो काला पिंड जो होता है ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी जो होता है ये कोई काला पिंड है, ठीक, ब्लैक बॉडी एकदम पूरी काला तरह से पिंड है, ठीक ना। ये जितने भी प्रकार की आपको आएगा तरंगदैर्घ्य विकिरण, जितना भी प्रकार का विकिरण आएगा सभी को ये अवशोषित कर लेगा, ठीक ना, ब्लैक बॉडी, ठीक ना। ब्लैक बॉडी क्या करेगा, सभी को अवशोषित कर लेगा, जितना भी विकिरण आएगा किधर से भी आएगा, तो ये ब्लैक बॉडी क्या करेगा, उसको अवशोषित कर ही लेगा। तो अवशोषित कर लेगा तो क्या होगा, सभी को अवशोषित करेगा। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, सभी तरंगदैर्घ्य को, सभी तरंगों के विकिरण को आपको ये अवशोषित कर लेगा। इसका अगला प्रश्न है कि दाब डैश शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है, ठीक है। दाब जो है किस शून्य निरपेक्ष मान पड़ता है, शून्य निरपेक्ष मान सबसे पहले समझिए किसको कहता है। देखिए शून्य निरपेक्ष मान जो होता है ये परम शून्य तापमान को ही हम शून्य निरपेक्ष मान कहते हैं, ठीक है ना, जिसका मान क्या होता है -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन होता है। देखिए -273 डिग्री सेल्सियस को क्या कहेंगे, हम निरपेक्ष तापमान कहेंगे या परम शून्य तापमान कहेंगे। इसे जो हम संसार का सबसे न्यूनतम संभव तापमान कहते हैं, ठीक ना। अब जो -273 डिग्री सेल्सियस होता है इस पर जो है ना हवा भी जो है ना बर्फ बन जाता है, यानी बर्फ बन गया, इसका मतलब क्या हो गया, ठोस बन गया। तो ठोस बन गया तो क्या हुआ, इस पर जो है इस ताप पर क्या होगा, इसका ठोस हो गया, तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसके अणु की गति ऊर्जा क्या होगी, शून्य हो जाता है, ठीक ना। देखिए आप प्रश्न को देखते हैं क्या कर रहा है, दाब डैश शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। देखिए ऑप्शन ए है -273 केल्विन के तापमान पर, नहीं ये नहीं होगा, अगर डिग्री सेल्सियस रहता तो हो जाता। बी है कि निर्वात की स्थिति में, ये भी नहीं होगा। सी है पृथ्वी के केंद्र पर, ये भी नहीं होगा। डी है जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। देखिए जब देखिए -273 डिग्री सेल्सियस पर आता है तो यहाँ पर क्या होता है, हवा भी क्या होता है, बर्फ बन जाता है। बर्फ बन जाएगा जब, तो इसका अनुगति क्या हो जाएगा, आपको शून्य हो जाएगा, आणविक गति क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए अपसारी दर्पण किससे कहते, देखिए आपको कर्व्ड मिरर जो होता है, कर्व्ड मिरर, ये गोलीय दर्पण, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आपको कॉनकेव मिरर और एक होता है आपको कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर जो होता है इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक ना। कॉनकेव मिरर को हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण, और कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं आप उत्तल दर्पण, ठीक। देखिए
अवतल दर्पण जो होता है उसे कहा जाता है आपको अभिसारी लिंक। अभिसारी लिंक मतलब कि कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक। अभिसारी दर्पण इसे कहते हैं। और उत्तल दर्पण जो होता है आपको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, जिसे हम अपसारी कहते हैं हिंदी में। इसे क्या कहते हैं? अपसारी। अपसारी, ठीक। अपसारी इसे कहते हैं, ठीक। डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। देखिए अभिसारी जो होता है ये क्या करता है, जितने भी लाइट आता है सभी को एक जगह केंद्रित कर देता है, ठीक। नहीं, कन्वर्ज कर देता है। नहीं, कन्वर्ज इसको इंग्लिश में ध्यान रखना है तो याद रहेगा ज़्यादा। कन्वर्ज कर देता है, ठीक ना। और देखिए उत्तल जो दर्पण होता है ये जितना भी आता है आपको, इस सभी को क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है, ठीक। इधर डाइवर्ट कर दिया, ये वाला आया तो इधर डाइवर्ट कर दिया, ये आया तो इसी माध्यम से घुर गया, ये देखिए यहाँ डाइवर्ट कर दिया, ये देखिए इधर डाइवर्ट कर दिया, यानी कि सभी को डाइवर्ट कर देता है उत्तल। तो इसी कारण से क्या हो गया आपको, डाइवर्जिंग मिरर हो गया। यानी कि कौन सा मिरर हो गया? उत्तल। उत्तल हो गया आपको अपसारी मिरर हो गया, ठीक ना। उत्तल हो गया आपको अपसारी मिरर। या हमसे क्या पूछा है, डैश को अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक ना। अपसारी दर्पण ही हमसे पूछा है, यानी कि जो डाइवर्जिंग मिरर होगा, डाइवर्जिंग मिरर कौन होगा? तो उत्तल होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए है कि H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिसंस्करण में के सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। देखिए हाँ, ये सही है। H2SO4 का प्रयोग जो है आपको पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है, ठीक ना। बी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों के उपस्थिति कारण। देखिए सबसे पहले देखिए आपको ये क्या है, NaOH। NaOH क्या है, एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ है, ठीक ना। देखिए जितना भी क्षारीय है इसमें जो है ना आपको OH माइनस आयन के उपस्थिति कारण जो है ना इसमें होता है इसका प्रकृति, मूल प्रकृति, ठीक ना। और जितना भी अम्लीय पदार्थ होगा उसमें क्या हो जाएगा आपको H+ आयन के उपस्थिति कारण जो है इसका मूल प्रकृति होगा। लेकिन यहाँ क्या है आपको, यह आपको क्षार है यानी NaOH। इसके यहाँ होना चाहिए आपको OH आयन की प्रकृति, हाइड्रोक्साइड आयन की प्रकृति कारण, लेकिन यह हाइड्रोजन दे दिया है तो ये गलत हो गया। तो बी नंबर गलत है। इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन ए सही है, ठीक ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का pH मान न्यूनतम है, ठीक ना। अब देखिए नींबू का रस जो होता है, नींबू का रस, इसका pH मान होता है 2.2। शुद्ध जल का pH मान होता है 7 और रक्त का pH मान होता है 7.4 और डिटर्जेंट का pH मान होता है आपको 9.2 होता है, ठीक ना। तो इस समय से देखिए किसका कम है, तो नींबू का रस का कम है 2.2। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि उस विलयन का pH मान क्या होगा जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। यानी कि जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा तो वो किस प्रकार का विलयन होगा, सबसे पहले इसे समझिए, ठीक ना। देखिए एक एसिड जो होता है, ये एसिड जो होता है आपको ये ब्लू टू रेड कर देता है, ठीक ना। और बेस जो है, बेस जब लिटमस पत्र पर पड़ता है तो ये बेस ये रेड लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला में बदल देता है, ठीक ना। देखिए इसको आप ध्यान रखना है ABR और BRB, ठीक ना। इसका उपाय है, याद करने का एक ट्रिक है ये। जैसे एसिड जो है, एसिड ब्लू टू रेड कर देता है। जब लिटमस पर पड़ता है एसिड तो ये ब्लू को रेड में बदल देता है। जब बेस बल पड़ता है लिटमस पत्र पर तो ये रेड को क्या करता है, ब्लू में बदल देता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ क्या है क्वेश्चन में, pH मान क्या है जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक ना। देखिए लाल को नीला कर दिया, ब्लू कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्षारीय विलयन है, क्षारीय विलयन है। और देखिए pH स्केल पर क्या होता है कि जो उदासीन विलयन होता है उसका pH मान 7 होता है और जो अम्लीय विलयन होता है, अम्लीय विलयन, उसका pH मान 7 से कम होता है और जो क्षारीय विलयन होता है उसका 7 से अधिक होता है, ठीक ना। यहाँ क्या किया है, यानी कि बेस जो एस रेड को जो है ना ब्लू में बदल दिया। रेड को ब्लू में कौन बदलेगा, बेस बदलेगा। यानी बेस का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि 7वां आवर्त में कितने तत्व होते हैं। देखिए 7वां आवर्त, देखिए सबसे पहले देखिए पहला आवर्त में जो है ना आपको 2 तत्व होता है, ठीक है ना। इसमें जो है धातु नहीं होता है। इसमें पहला आवर्त एक मात्र ऐसा आवर्त है, पहला आवर्त, जिसमें कि जो है ना आपको केवल जो है ना गैस ही है। देखिए पहला आवर्त में 2 तत्व, देखिए एगो हाइड्रोजन है, एगो हीलियम है, ठीक है, 2 तत्व गया। दूसरा आवर्त में आपको 8 तत्व, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व हो गया। तीसरा आवर्त में भी 8 तत्व है, इसमें भी गिनेंगे तो 8 आ जाएगा। चौथा आवर्त में आप गिनेंगे तो 18 तत्व आएगा। 5वां आवर्त में गिनेंगे तो 18 तत्व। छठा आवर्त में गिनेंगे तो 32 तत्व आएगा। और 7वां आवर्त में गिनेंगे तो 32 और प्लस अधूरा आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 32 प्लस अधूरा कर लीजिए, देखिए 32 प्लस अधूरा आ गया, ठीक ना। देखिए इसमें देखिए याद क्या करना है आपको, याद सिर्फ करना है आपको 2 8 8 18 18 32 और 32 प्लस अधूरा। देखिए ध्यान में रखना है, देखिए पहला आवर्त में 2 तत्व हो गया तो 2, दूसरा आवर्त में 8 तत्व हो गया तो 2 8 हो गया। तीसरा आवर्त में 8 तत्व है तो 2 8 8। चौथा आवर्त में 18 तत्व है तो 2 8 8 18। 5वां आवर्त में 18 तत्व तो 2 8
8 18 18, छठा आवर्त में 32 तत्व है तो 32 हो गया। सातवां आवर्त में 32 प्लस 8, देखिए इसे जो आपको मोबाइल नंबर की तरह इसको याद करना है, 2 8 8 18 18 32 32 प्लस अधूरा, ठीक ना। तो हमसे यहाँ क्या पूछा है सातवां आवर्त में, तो सातवां आवर्त में कितना होता है 32 प्लस अधूरा तत्व होता है, ठीक ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कथन सही या गलत है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए है कि 114 तत्वों में से 22 अधातुएं हैं और अन्य धातुएं हैं। देखिए 114 तत्व तो जरूर है आवर्त सारणी में, ठीक ना, लेकिन इसमें 22 को अधातु है, नॉन मेटल 22 को है। टोटल तत्व की संख्या कितना है 114 है, ठीक। लेकिन जो है इसमें अधातु कितना है 22 है, यानी नॉन मेटल कितना है आपको 22 है। और यहाँ बोला है कि और अन्य धातु हैं, अन्य धातु तो नहीं है, उपधातु भी है। उपधातु 7 को हो गया और धातु कितना हो जाएगा आपको 86 को हो जाएगा, ठीक ना। तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया, यानी तो अन्य जो सभी धातु तो नहीं है, कुछ कुछ उपधातु भी है, तो ये तो गलत हो गया ये नंबर। देखिए 118 तत्वों में से 22 धातु में, तो अन्य धातु में देखिए 118 तत्वों को नहीं लिया जाता आवर्त सारणी में जो है ना, 114 तत्व में, ठीक ना। ये भी गलत हो गया। सी है कि बॉक्साइड Al2O3 और 2H2O और धात्री का, यानी गैंग का एक उदाहरण नहीं है, गैंग का नहीं, एक अयस्क है, ठीक ना। ये अयस्क का उदाहरण, ये भी गलत है, तीनों गलत ही है। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, कथन 1 2 3 सही है, कथन 1 सही है, बी है कथन 1 और 2 दोनों सही है, कथन 1 और 3 दोनों सही है। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है किसी ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक ना। इसमें लिख लेना है इसमें से कोई सही नहीं है, ठीक ना, कोई सही नहीं है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक, जिसे लाल सूची भी कहते हैं, क्या करता है। देखिए रेड डाटा बुक जो है ये आपको संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ इत्यादि को विस्तृत दस्तावेज है, ठीक ना। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए रेड डाटा बुक जो है ये सबसे पहले प्रकाशित हुआ था आपको 1963 ईस्वी में, ठीक ना। और इसे जो है पुनः संशोधन किया गया था 2004 ईस्वी में, ठीक ना। इसका संशोधन कब किया गया था 2004 ईस्वी में, इसे ध्यान रख रहा है। चलिए अगला प्रश्न है आपको कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER का फुल फॉर्म क्या है, यानी CER संदर्भित करता है किसको, यानी कि इसका फुल फॉर्म जो है आपको सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है। देखिए ऊर्जा प्रवाह जो है सबसे पहले उत्पादक में होती है, उसके बाद उपभोक्ता में होती है, उसके बाद अपघटन में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी समाज में कितनी महिलाएं होती। देखिए मधुमक्खी समाज जो है इसमें मात्र 1 महिलाएं होती है, ठीक है ना, और 2 से 8 लगभग पुरुष होता है, ठीक है ना। और बाकी बात जितना होता है ये सब जो है ना आपको ऐसे वर्कर होता है, ये ना पुरुष होता है और ना ही महिला होता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है। देखिए जल संकट का प्रमुख कारण इस सब में से कौन सा। देखिए ऑप्शन ए है नगरीकरण, बी है औद्योगिकरण, सी है विश्व में तापमान की वृद्धि, डी है अम्ल वर्षा। देखिए ये दोनों तो कट गया, लेकिन इस दोनों में कन्फ्यूजन है, नगरीकरण और औद्योगिकरण में जल संकट का कारण मेन जो है इस सब में से हो जाएगा नगरीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। औद्योगिकरण से जो होता है जल संकट, ठीक है, लेकिन जो है ना कम मात्रा में होता है, लेकिन नगरीकरण में जो है ना आपको ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण का कारण क्या है। ये ऑप्शन ए है कि कीटनाशक जो है ये मृदा प्रदूषण का कारण, ये वायु प्रदूषण का कारण है। सीपेज तो नहीं होगा, धुआं होगा, हाँ धुआं जो है वायु प्रदूषण का कारण है, ठीक ना। ध्वनि विस्तारक तो ये ध्वनि प्रदूषण का कारण है। चलिए इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, ठीक ना। और आपको फिर से हम याद दिला देते हैं कि 30 तारीख को जो है ना 30 नवंबर 2023 को एक ट्विटर कैंपेन रखा गया है रेलवे में नई वैकेंसी के लिए, ठीक ना। रेलवे मंत्रालय के कान तक आवाज़ जाए इसके लिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना होगा, ठीक ना। इसका हैशटैग है तो हैशटैग मोदी जी _रेलवे_वैकेंसी_2। इसमें ध्यान देना है आपको कि M कैपिटल है, R भी कैपिटल है, V भी कैपिटल है और D भी कैपिटल है, ठीक ना। इसमें ये भी ध्यान देना है कि आपको वहाँ टाइप करते वक्त जो है ना आपको स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए इस बात को आप ज़्यादा, इसका जो है ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने स्टेटस में जो है ना लगाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और 30 तारीख तक लगाइए, ताकि ये जो है ना सभी के पास ये खबर पहुंच जाए, ठीक है ना। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट हो, ताकि जो है सरकार के पास इसका खबर जाएगा, ठीक ना। चलिए अंत तक बने रहने के धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।